हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जेबी साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए और बढ़ाने के लिए हम आप लोग के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं जब केमिस्ट्री का पूरा पार्ट। इसमें आप चैप्टर नहीं, अब चैप्टर का बहुत आंसर हो गया। अब हम पूरा एक पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। यानी साइंस का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है आपका पूरा, जितने आपके 4 चैप्टर है, इसमें 4 के चारों चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। रिवीजन, पीवाईक्यू, साथ ही प्रैक्टिस, क्वेश्चन। तो इस तीनों को हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप तो कापी और पेन लेकर आप बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कौन से क्वेश्चन में ज्यादा समझ आ रहा है, कौन से क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। तो उसको जो भी आ रही है उसको पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको केमिस्ट्री में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के और भी ज्यादा वीडियो जो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का आज हम पूरा खात्मा करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या है? देखिए, सबसे पहला आपका आ रहा है संयोजन अभिक्रिया, चैप्टर फर्स्ट। कौन सा? चैप्टर फर्स्ट करा संयोजन अभिक्रिया किसे था। अब देखिए, ये एकदम सिंपल से परिभाषा है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें दो पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक एक पदार्थ निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, एकल एकल मतलब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पादन, सिर्फ एक ही पदार्थ बनाते हैं, क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए सिंपल सा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ देखिए, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ क्या करेंगे? दो। अब देखिए आपका क्लोरीन इधर दो था, दो इधर क्लोरीन। तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। कौन सी क्रिया का? संयोजन अभिक्रिया का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, कार्बन का कोयला, इसकी क्रिया करा देते हैं आप ऑक्सीजन। तो ये आपसे क्रिया करके बनाएगा CO। दोनों इसमें भी क्या होगा? जुड़ गए नहीं। तो ये आपकी कौन सी क्रिया? संयोजन अभिक्रिया। वह क्रिया जिसमें जो है दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या कर रहा है? विस्थापन अभिक्रिया में आयरन दूसरे तत्व कॉपर को किससे विस्थापित करता है? विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? देखिए विस्थापन सिंपल है कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित करते हैं, यानी इसको हटा दे, उसकी स्थान पर खुद जाकर बैठ जाए, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे सपोज कीजिए, वैसे मान लो क्लास में आप लोग चालो बैठे, कितने लोग? चालो। अब उसमें 4 लोग में 2 लोग आगे बैठे हैं, 2 लोग पीछे। अब क्लास में एक बाहर से एक लड़का आया, वो पूरे क्लास में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, दादागिरी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना, तो वो आगे पीछे क्लास में आया। अब जो आगे वाला लड़का बैठा था उसको उठा दिया, तुम उठो, उसको उठा बोले पीछे चलो, पीछे आओ, वो उसके साथ बैठ गया। तो इसमें क्या हो गया? एक लड़का आया, किसी दूसरे लड़के को हटा के उसका स्थान बैठ गया। यानी यही क्रिया जो होती है। इसी प्रकार अगर आप रिएक्शन में देखोगे कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको जो कहा है, जैसे आपको कहा है आयरन, आयरन तो होता है Fe। ये अगर कॉपर को किससे विस्थापित करता है, तो देखो कॉपर को यह इसके लवण से विस्थापित करता है। किससे विस्थापित करता है? कॉपर के लवण से। तो कॉपर सल्फेट, ये देखिए क्या है, ये आपका है कॉपर सल्फेट, जो क्या है? कॉपर का क्या? कॉपर का एक लवण, एक लवण। तो याद रखिए, अभी हमारे रिएक्शन लिखे होता है, यहाँ CFA जो होता है ये इससे ज्यादा क्रियाशील होता है। अगर विस्थापित क्यों होता है पूछा जाए तो बताओगे कि क्रियाशीलता इसकी अधिक होती है। FA जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको हटाकर यहाँ बनाया जाता है क्या? Fe2SO4 का होल, और फिर यहाँ बनते क्या आपका कॉपर। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर? फेरिक सल्फेट। क्या बनाया? फेरिक सल्फेट। अब फेरिक
ये आपका बना है फेरिक सल्फेट। तो यहाँ पर ध्यान देखो, आपका कापर क्या हो गया, हट गया, यानी देखो यहाँ आयरन था, ये आपका कापर के स्थान पे आ गया और वहां से कापर को हटा दिया। तो आयरन कापर को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार की क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। और आपसे पूछा था कि आयरन दूसरे को किससे प्रस्तावित करती है, तो उससे लवण से प्रस्तावित करती है। किसके, कापर के लवण से कापर क्या करता है, विस्थापित करता है। समझ आया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का प्रकार भी लिखिए। यानी यहाँ से आपको देखिए अभिक्रिया दिया है, उस अभिक्रिया को पढ़ना है। अब देखना है कि यह अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण देना, अभिक्रिया दिया, समीकरण दिया, फिर कहा अभिक्रिया का प्रकार लिखिए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला देखिए आपको क्या करा है, नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से उत्प्रेरक की उपस्थिति में 773 केल्विन पर अभिक्रिया द्वारा अमोनिया गैस का बनना। यानी आपको दो दिया, पहले दिया आपको नाइट्रोजन और फिर क्या दिया है, हाइड्रोजन। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देखिए उत्प्रेरक का आपको नहीं बताया, आपको बता दें यहाँ पर आयरन क्या होता है, आयरन। या फिर की उपस्थिति में 773, ये भी याद रखेंगे, 773 केल्विन ताप, 773 केल्विन ताप पर क्या बनाते हैं, अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, ये क्या हो गया आपका अमोनिया। तो ये देखिए इस अभिक्रिया का एक समीकरण, अभिक्रिया क्या है, समीकरण। फिर कह रहा है देखिए वो गैस दिया, अगर आप चाहें तो इसको, आपको पता है कि अभिक्रियाओं में कुछ चीजें दर्शाया भी जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी आपका गैसीय रूप में ही प्राप्त होता है। अब इसके बाद करा इसका संतुलित, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 1। इसका मतलब अगर यहाँ पर आप 2 कर दो, ठीक, कितना होगा, नाइट्रोजन संतुलित हो गया नहीं। अब ध्यान देखो नाइट्रोजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, 3, 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 6, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, मात्र। अगर इसके पहले आप कर दो 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा नहीं। यानी अब ध्यान से देखो, आपका नाइट्रोजन इधर 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 6। तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब ये होता है कौन सी अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया का प्रकार क्या, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी आपने पीछे देखा संयोजन अभिक्रिया, उस समय 2 या 2 से पदार्थ मिलकर क्या एकल उत्पाद बनाती है। इसमें बताओ 2 पदार्थ है कि नहीं, अब बना क्या नहीं, एक पदार्थ। तो यहाँ आपकी कौन सी क्रिया तैयार की, यहाँ आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। इसको भी आपको पहचानने आना चाहिए। अगर आपको पहचानने आ रहा है तो आप रिएक्शन को अल्टरनेटिव कर लेते। ये कौन सी क्रिया है, संयोजन। सिंपल सा परिभाषा क्या बता सकते हो, दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बना देते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा सोडियम एसीटेट तथा जल बनना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH। इससे क्या करा है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। इन दोनों की रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है, इन दोनों का रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है, यहाँ से कैसे बन रहा है, जो बन रहा है उसको हम दिखाना है, वो ध्यान से समझिए। देखो यहाँ से होता क्या है, जो OH यहाँ से निकलता है और H यहाँ से, ये दोनों आपस में निकल जाते हैं तो क्या बन जाता है, H2। क्या बन जाता है, H2। उसके बाद यहाँ ध्यान देखिए आपका क्या बचा, CH3, यहाँ से क्या बचा, देखिए CH3COO बचा है और यहाँ से क्या बचा, Na आके हो जाता है, क्या होता है Na। तो ये आपका हो गया, देखिए ये आपका है सोडियम एसीटेट, ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट, और ये क्या है, जल। ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट और क्या है, जल। समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए कह रहा है यह अभिक्रिया तो रिएक्शन हो गया, अब देखो संतुलित है ही नहीं। देखो यहाँ पे सोडियम 1, इस तरफ भी सोडियम 1, यहाँ हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 3 यहाँ और 1, 3 और 1 4 और 1 5, इधर देखिए 3 यहाँ 2 5, ऑक्सीजन 2 1 यहाँ 2 यहाँ 3 2 यहाँ 1, मतलब सभी संतुलित है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अब यह कौन सी प्रकार की ध्यान से आप किस प्रकार की क्रिया है, आपका ये तो क्या संयोजन क्रिया है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 2 उत्पाद बनता है। यह आपकी क्या है, तो देखो ध्यान से आप देखो, यह प्रतिस्थापन क्रिया कैसे, यहाँ जो सोडियम था, कौन सोडियम, वो यहाँ के हाइड्रोजन को विस्थापित कर, कैसे देखो सोडियम यहाँ हाइड्रोजन हटा दिया, अब OH छोड़ दिया था, OH और H मिलकर बना दी। यह आपकी जो क्रिया है आपकी एकल प्रतिस्थापन, एकल
प्रतिस्थापन प्रस्तुत लिखिए। अच्छा इसमें देखिए OH का भी तो स्थानांतरण हो रहा है, इसका OH यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ एकल ने आपका द्विविस्थापन हो गया। सिंपल सा अगर नाम पूछा तो आपको क्या कर दो, सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया लिख दो। क्या लिखोगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो किस प्रकार की क्रिया है? यह आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरे देखिए यहाँ पर आपको जो बोल रहा है एकल होगा द्वि, आपको पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप बताओगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी? द्विविस्थापन, क्योंकि दोनों का स्थापन हो, देखो यानी का भी विस्थापन है, OH का भी विस्थापन, दोनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए आपका द्विविस्थापन होता है। कौन सी क्रिया? द्विविस्थापन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब ये इसी का है पार्ट, ये आपका देखो यहाँ आपका इस प्रक्रिया में पहला था, ये दूसरा था, और ये आपका तीसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। अच्छा ये तो वही हो गया आपका पिछला लाइन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको आप रिएक्शन करा सकते हो, यानी OH। अभी हमने देखा क्या, CH3COOH की क्रिया का क्या बना? CH3COO यानी प्लस H2, ये बना है ऐसा हम देखते। अब यहाँ पर देखिए अब करने से एथीन की वायु की उपस्थिति में दहन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होना। यानी जब एथीन को जलाते हैं, इसको एथीन का सूत्र क्या होता है? देखिए एथीन सूत्र होता है C2H4। इसकी संरचना क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन की संरचना होती है। कह इसकी इसको अब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराओ? दहन करो, दहन मतलब इसको जलाओ, तब क्या होगा? तो देखो यहां से इसका रिएक्शन होगा, ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और इसके साथ उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? उष्मा और प्रकाश। तो देखो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जल बना, उसमें उष्मा भी निकलती है, कोई चीज जलते हुए उसमें दहन होता है तो प्रकाश भी निकलता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी? यह आपकी कौन सी क्रिया? देखिए उसमें प्रकाश भी निकल रहा है, और इसे पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सी क्रिया है? देखो यह आपका कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? योग हो रहा है, इसको आप ऑक्सीकरण क्रिया बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण, या फिर आप इसको बोल सकते हो वियोजन। क्या बोल सकते हो? वियोजन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे होता है क्या, ऑक्सीजन इसका क्या करता है? ऑक्सीकरण कर देता है। एथीन का क्या करता है? पूरी तरीके से ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे वह अलग अलग भागों में टूट जाता है। किसमें किसमें टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, उष्मा प्रकाश, इन सभी चीजों में टूट जाता है। ठीक है, तो आपका एक प्रकार का वियोजन क्रिया है, लेकिन सिंपल है ऑक्सीकरण क्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए कर रहा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार भी लिखिए। तो यहाँ पर भी आपकी वही अभिक्रिया है कि पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो उसका प्रकार लिखिए। तो यहाँ क्या कर रहा है? थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? देखो आयरन थर्ड, आयरन थर्ड मतलब आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसका मतलब आयरन है जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 3, ऑक्सीकरण संख्या कितना है? अगर 3 ऑक्सीकरण संख्या ऑक्साइड है तो इसका भी सूत्र होगा Fe2O3, Fe2O3। यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर माइनस होता है, इसलिए यहाँ तो लिखा गया आयरन पर प्लस 3, इसलिए इसको इसकी क्रिया करें एल्युमिनियम से कराएं, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके, यानी एल्युमिनियम से क्रिया करके क्या बनाता है? गलित आयरन तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 प्लस Fe। अब ये गलित अवस्था मतलब लिक्विड अवस्था। ठीक है, ये आपका बनता है। तो अब कह रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया? तो देखो अगर इसको आप संतुलित करना ना है तो क्या करोगे? देखो या फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो यहाँ पर आपको 2 कर दो। अब देखो एल्युमिनियम है कितना? 2, यहाँ पर एल्युमिनियम 1, तो यहाँ पर क्या कर दोगे? 2। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन बना, यानी अब यह रिएक्शन संतुलित है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो ध्यान से, यहाँ पर एल्युमिनियम आयरन को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है, उसके स्थान में जाकर खुद ग्रहण कर ले रहा है और उसको आयरन को वहां से हटा दे रहा है। यह आपकी कौन सी क्रिया है? यह आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन, यह कौन सी क्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और वो भी कौन से प्रतिस्थापन में कौन सी क्रिया? याद रखिए एकल प्रतिस्थापन, एकल प्रतिस्थापन, यानी यह आपका एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है।
यह कौन सी क्रिया है? एकल प्रतिस्थापन क्रिया, यानी इसमें एक ही तत्व का प्रतिस्थापन हो रहा है दूसरे तत्व के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, फिर मैग्नीशियम रिबन को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है। मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम के छोटे छोटे चूर्ण को अगर आप मैग्नीशियम आपके पास है, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस के साथ जलाने पर तो गर्म करने, जलाने मतलब क्या होगा, इसको गर्म करने पर यह क्या बनाता है, मैग्नीशियम Mg3n2 क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये आपका क्या बना, ये आपका बना मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्राइड नाइट्राइड ये आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो इसको अगर देखो ध्यान से, आपके दो तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी यह आपकी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब ये बताओ क्या रिएक्शन संतुलित है, ध्यान देखो, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, यानी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या, 3। अगर यहाँ 3 कर देंगे तो आपका मैग्नीशियम भी संतुलित हो जाएगा। समझ आ गया, चलिए ये आपका था रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अगले, एक मैग्नीशियम ऐसे ये तो हो गया। चलिए एक आगे आपको क्वेश्चन दिया है, क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड विलयन में से गुजारने पर पोटेशियम क्लोराइड विलयन तथा ठोस आयोडीन प्राप्त होते हैं। यानी क्लोरीन गैस को क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड, देखो आपका क्लोरीन गैस है, इसको पोटेशियम आयोडाइड में से गुजारने पर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl तथा आयोडीन ठोस बनता है। तो क्या क्या बना आपका, देखो क्लोरीन था, क्लोरीन की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड करा दिए, तो पोटेशियम क्लोराइड तथा आयोडीन ये आपका रिएक्शन हुआ। अब कह रहा है यह कौन किस प्रकार की अभिक्रिया है और इसको संतुलित कीजिए, तो संतुलित करोगे, देखो ध्यान से, पोटेशियम है 1, यहाँ पोटेशियम है, चलो ये तो। अब ध्यान देखो, क्लोरीन आपका यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 1, इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 कर दिए तो अब ध्यान देखो, क्लोरीन आपका यहाँ 2 हो गया, ये हो गया, लेकिन पोटेशियम कितना हो गया, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 करना होगा। अब जब यहाँ पर 2 कर दिए तो अब आयोडीन आपका 2 हो गया, और यहाँ पर आयोडीन प्लस हो गया, इसका मतलब अब रिएक्शन संतुलित है। अब यह कौन सी प्रकार की क्रिया है, ध्यान देखो, यहाँ पर भी आपका क्लोरीन क्या कर रहा है, आयोडीन को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसका मतलब यह भी आपका एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया है, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व का प्रतिस्थापन किसी दूसरे तत्व के द्वारा। अब मैं सोचता देखिए क्या है, एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उष्मा उत्पन्न होती है। एथेनॉल यानी आपका CH3 CH2OH, इसको करा वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करिए, आप जला दीजिए, गर्म कर दीजिए, जला दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल H2O तथा उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इससे आपका क्या था, ये आपका एथेनॉल, एथेनॉल, तो एथेनॉल आपका क्या ऑक्सीकृत हो गया, नहीं ऑक्सीकृत कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो ये कौन सी क्रिया है, यह आपकी ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रिएक्शन देखने संतुलित है नहीं, रिएक्शन अगर ध्यान देखो, यहाँ पर आपका एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 और 1 3 3 6 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 3 6 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखो 2 दूना 4 और यहाँ पर 3 4 3 7 होगा, तो 7 ऑक्सीजन हो गए। इस तरफ ध्यान देखो, आपका एक यहाँ है, 2 यहाँ 3 है, अगर यहाँ पर आप 3 कर दो तो 3 दूना 6 और 1 7, तो टोटल कितने हो गए, 7। चलो अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसे उदाहरण सहित क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको एकदम सिंपल होता है, क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, मिलकर एक नया पदार्थ
बनाते हैं क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यह फिर रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब याद रखिए इसके गुण जो होते हैं, जो नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का गुण जिससे मिलकर बना होता है उससे क्या होता है? आपका क्या होता है? अलग होता है। अलग होता नए पदार्थ गुण क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। जैसे बताओ कोई भी रिएक्शन अब लो लो, जैसे आपके पास सिंपल सा कोयला है। क्या है? कोयला। अब आप कोयले को जला दिए, दहन कर दिए, तो उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अब बताओ जो जलाने में जो राख बनेगा तो क्या कोयला जैसा रहेगा? उसको फिर जला सकते हो? उसमें फिर आग निकलेगी नहीं। यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और फिर वो उसके गुण उस पदार्थ से जिससे बना होता है उससे अलग। फिर देखिए इसको उदाहरण से समझाइए। तो आप इसका कोई भी उदाहरण ले लो। चलिए एक दो एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे सिंपल सा आपके पास मैग्नीशियम धातु। क्या है मैग्नीशियम धातु? मैग्नीशियम धातु की आप ऑक्सीजन से दहन करा दो, क्रिया करा दो, दहन होना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दो, तो ये बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह आपका देखिए क्या हुआ, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किए, इसी अभिक्रिया को इसी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर होगा क्या? मैग्नीशियम आपका संतुलित नहीं है फिर में, देखो मैग्नीशियम एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ से यहाँ पे क्या एक बटा दो, यानी यहाँ पर आपको करना होगा दो, यहाँ दो कर देंगे तो क्या संतुलित हो गया। लेकिन मैग्नीशियम कितना परमाणु? दो इधर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपका संयोजन संख्या हो गया जो कि आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल और देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर सोडियम में इसकी क्रिया कराती है किससे? HCl। अब इसकी क्रिया कराती है, देखिए यहाँ से क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन हटा देता है, क्या बनाता है? NaCl प्लस गैस, ये आपका बनता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था एक, इन दोनों की क्रिया कराने से सोडियम क्लोराइड एक लवण बना और हाइड्रोजन गैस। ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको अगर रिएक्शन समझ करें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, इसलिए आपको यहाँ पर दो करना होगा। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन दो का क्लोरीन को दो हो गया, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के यहाँ पर आपको दो करना होगा। जब यहाँ पर आपने दो किया तो यहाँ पर आपको सोडियम भी दो करना होगा। ठीक है, चलिए ये आपकी थी रासायनिक अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं। अच्छा ये आपका रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर ही है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषा तो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्किप ना कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, योगात्मक अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन, ये तो आप पीछे देख सकते हो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण देख लिया आपने, योगात्मक अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण देख लिया। चलिए दिखाते हैं आपको। अच्छा ये देखिए यूपी बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, मतलब जितने क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं ऐसा नहीं कि आपको मनमानी हो रहा है, ये सभी PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये ऐसा कोई क्वेश्चन है हाँ सब में लिखा नहीं, लेकिन सभी के सभी PYQ ही है, आपके पिछले वर्ष पूछे गए थे और इनकी पूछने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। इसलिए आप हर एक चीज को अच्छे से समझिए, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बैठो तो आपको ऐसा कोई भी चीज ना मिले जिससे आपको लगे कि हम इसको पहली बार देख रहे हैं, हमने किसी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, चल देखिए आप गए योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा? देखिए एग्जांपल अगर आप देखें इसका, जब अगर योगात्मक अभिक्रिया को देखना तो सिंपल यहाँ पर अभी आपको दिखाते हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों आयरन की उपस्थिति में 773 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनाए थे? अमोनिया। अमोनिया मतलब क्या बना था? NH3। ये अभिक्रिया देखो इसमें दो अलग अलग पदार्थ के एक कल उत्पाद बनाने को इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब यहाँ पर अगर रिएक्शन को समझ करना है ध्यान रखो, आप नाइट्रोजन यहाँ दो है तो आपको यहाँ पर दो करना होगा। अब यहाँ दो करने से हाइड्रोजन 3 गुना 6 हो गया, तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाएगा। समझ आ गया? ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? योगात्मक। फिर आपको देखिए कहा एक ही उदाहरण देना, तो आपने वैसे भी कहीं देख लिया था। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा आपका क्या है? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन आप देख लेते हैं दूसरा आपका क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? देखिए इसका एग्जांपल देखें तो इसका भी एग्जांपल आप कई देख चुके हैं पीछे। एग्जांपल जैसे आप यहाँ की कर रहे हो सोडियम धातु,
और ले लो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन ले लो, क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इनका रिएक्शन कराओ तो होता क्या, यहाँ से सोडियम अधिक क्रियाशील होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी यहाँ से इसको हटाकर खुद उसका ग्रहण संग्रहण करता है, यहाँ बनाता है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, और इसके साथ बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका प्रतिस्थापन क्रिया है, इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोजन क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पर अगर रिएक्शन संतुलित करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर सोडियम तो यहाँ पर एक, यानी यहाँ पर वो क्या होगा, दो कर देंगे, रिएक्शन में आपका संतुलित हो गया। यह एक प्रतिस्थापन क्रिया है, इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से प्रतिस्थापित। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या करा, विघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। विघटन में तो कोई एक पदार्थ टूट कर एक से अधिक पदार्थ बना देता है, तो इसको बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ वियोजित होकर, लिख सकते हो आप, वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, अधिक पदार्थ बनाता है, दो से अधिक पदार्थ बनाता है, यहाँ क्या होता है आपका विघटन अभिक्रिया का। अब इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। इससे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप अगर गर्म कर, क्या कर दो, गर्म, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कर दो, ये बनाता है, देखिए आपको बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यह दो भागों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो, ये क्या है, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं, एक एग्जांपल और देख लीजिए, देखिए NaHCO3, ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, इसका नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको क्या करें, आप गर्म कर दें, क्या करते हैं, गर्म कर दें, ये देखिए आपको टूट जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। समझ आ गया। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका सोडियम कितने, दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कर दीजिए दो। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, इस तरफ हाइड्रोजन दो, कार्बन देखिए दो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऑक्सीजन में आप दो, एक तीन और तीन छह, यहाँ पर तीन गुना, यानी सब बैलेंस। ये भी आपकी क्या है, वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। ठीक है, विघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वियोजन पर है, विघटन दोनों का मतलब वही। चलिए इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया को। अब क्या कर रहा है, उष्मा से शोषी तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं उष्मा शोषी तथा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए सिंपल समझिए, उष्मा शोषी मतलब होता है वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण यानी उसमें उष्मा ग्रहण की जाती है, उष्मा ली जाती है। जबकि उष्मा क्षेपी मतलब क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, उष्मा का जो होता है, उष्मा का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब उष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा निकलती निकलती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है वो कहती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जबकि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया का। देखिए इसका एग्जांपल आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए उष्मा शोषी यानी वे अभिक्रिया जो उष्मा ग्रहण करती है, जैसे आपने अभी देखा था रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये बदला था किसमें, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया बिना उष्मा लिए नहीं, यानी इसको उष्मा देना पड़ेगा तब जाकर अभिक्रिया होगी। इसको हम जब उष्मा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब यह अभिक्रिया संपन्न होती है। बिना गर्म किए अभिक्रिया नहीं होगी, यानी इस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको जो गर्म करा, यानी यहाँ क्या अभिक्रिया है, यह आपका है उष्मा शोषी अभिक्रिया।
यह कौन सी क्रिया है? उष्मा शोषी क्रिया। वहीं पर अगर बात करें किसमें? उष्मा क्षेपी क्रिया की। देखो अभी आपने देखा था किसको? कार्बन और ऑक्सीजन। जब आपने देखा था कार्बन ऑक्सीजन को एक साथ क्या करते हैं? जलाते हैं। तब यहाँ पर क्या होता है? कोयले को जलाते हैं। यहाँ पर कार्बन मतलब होता है कोयला। अब आप ये बताओ, जब इसको जलाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलता है? उष्मा। क्या निकलता है? उष्मा। तो ये सब क्रिया में क्या होता है? आपका उष्मा निष्कर्षित होता है, निकलता है। यानी यह क्रिया कौन सी है? यह क्रिया आपकी है उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी क्रिया होता है उष्मा निकलता है, जबकि उष्मा क्षेपी उष्मा ग्रहण की जाती है। दूसरी बात याद रखेंगे, देखिए अगर उष्मा क्षेपी क्रिया होती है उष्मा निकलती है, इससे उत्पाद जो क्या उत्पाद उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह लिखा है। अगर यही आप क्रिया उष्मा शोषी में देखें तो अब यहाँ पर क्या होता है? उष्मा लगता है, यानी यहाँ पर इसको क्या करते हैं? प्लस यहाँ पर उष्मा करेंगे। देखिए यहाँ पर डेल्टा बना दिया है, लेकिन अगर उष्मा शोषी क्रिया होती है उसमें अभिकारक की ओर प्लस लिखते हैं, और उष्मा क्षेपी क्रिया में क्या होता है? उत्पाद की ओर प्लस। ठीक है, ये लिखने का भी तरीका होता है और इस प्रकार दर्शाया जाता है, और यह क्रिया। ठीक है, आपको हर चीज समझ में आई नहीं? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? खाने के सोडे अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। ये रिएक्शन आप देख चुके। अभी आपको वियोजन किया हम इसको रिएक्शन बताए थे कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को क्या कर दो? गर्म कर दो। देखो कहा ना गर्म करने के लिए, यह वियोजित टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? जल्दी बताओ। ये टूट जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी तीन अवयव में टूट जाता है। किसमें किसमें? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका रिएक्शन होता है। इसको अगर संतुलित करेंगे तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, बाकी सब संतुलित हो जाएगा। देख लो एक बार, देखो सोडियम आपका यहाँ पर क्या है? 1 था, यहाँ पर 2 था, तो अब इसको 2 करने पर 2 सोडियम हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ पर देखो 2 और 1 3 3 6। कार्बन देखिए 1 और 2, यहाँ पर भी कार्बन 2। ये आपका रिएक्शन समझ लीजिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या अच्छा इसका नाम भी याद रखो, खाने के सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को एक और नाम इंग्लिश में देते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का है, खाने वाला सोडा का है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। हम बात इसकी कर रहे हैं। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्या करना है? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। यानी जब आपका व्यंजक चूर्ण को, ब्लीचिंग पाउडर को इसके साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो देखो आपका सूत्र क्या? CaOCl2। इसकी रिएक्शन आप करा दो किसके साथ? CH3COOH के साथ। तब क्या होता है? तो सिंपल है, यहाँ से क्या करता है? तो कैल्शियम होता है, वो जाकर इसके साथ क्रिया करता है। ये बनाता क्या है? ये बनाता है CH3COO और Ca, इसका बनाता है होल ट्वाइस। ये बनाता है कैल्शियम एसीटेट प्लस आपका बनाता है क्या? H2O और प्लस HC। इतना बनता है। देखो यहाँ से क्या हुआ? आपका 2 हाइड्रोजन, ध्यान समझो। देखो यहाँ से 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन के साथ चला गया। तो देखो 2 क्लोरीन थे, 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया। ठीक है, और फिर आपका ऑक्सीजन बना। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या करता है कि कैल्शियम एसिटेट के साथ यहाँ पे ये रिएक्शन संपन्न। अब इसमें आपको बात किया था कि H2O बनता है और क्या बनता है? HCl। क्योंकि देखो ये आपका ये क्या है? एक अम्ल है, ये आपका एक लवण, और अम्ल और लवण की क्रिया होती है तो वहाँ पर नॉर्मली आपका क्या बनता है? यहाँ पर आपका अच्छा ये H2O नहीं बनता है, आपका क्लोरीन बनता है। देखो एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका क्लोरीन गैस निकलती है। अच्छा एक बात और याद रखो आप, Cl2 अगर व्यंजक चूर्ण को आप कहीं भी रिएक्शन ले जाओ तो उसमें अधिकतम टाइम क्या होता है? क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। उसमें क्या होता है? क्लोरीन गैस होता है, यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है, बाकी ये रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ क्या हुआ? कैल्शियम एसिटेट, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट जल और उसके साथ क्या बन गया? क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस आपका इसमें से मुक्त हो जाती है, रिलीज। ठीक है, क्योंकि अगर आप लवण का और अम्ल की क्रिया कराओगे तो उसमें अम्ल नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे HCl क्या बना? क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी और जल। लवण यानी अम्ल या फिर क्षार का क्रिया कराओ, लवण और अम्ल का क्रिया कराओ तो उसमें जल बनता है, आपका लवण ही बनता है।
तो ये आपका एक प्रकार का लवण इसका कैल्शियम का, ये जल बन गया। रिएक्शन देख लो, देखो 2 क्लोरीन यहाँ था, 2 क्लोरीन यहाँ पे Ca, यहाँ पर एक कोई कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर CH3COO यहाँ पर 2 था, इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 करना। जब यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा, जो यहाँ पर आ गया। अब कहा रिएक्शन आपका पूरा संतुलित, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, यानी क्या बोलेंगे आप, CaOH का होल ट्वाइस, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर आप क्लोरीन गैस की क्रिया करा दो तो क्या बनेगा। तो याद रखो, जब क्लोरीन गैस की क्रिया आप क्लोरीन हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो यहाँ पर बनता है आपका विलयनजक चूर्ण CaOCl2 प्लस यहाँ से निकल जाता है आपका H2। इस बात को याद रखिए कि विलयनजक चूर्ण का निर्माण की प्रक्रिया है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हो तो यह क्या बनाता है, विलयनजक चूर्ण, यानी जो यहाँ लिखा है यह आपका विलयनजक चूर्ण के निर्माण की विधि भी लिखा है, निर्माण की विधि, तो ये इसके निर्माण की विधि ही लिखा है। अब इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है, तो याद रखो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन प्लस जल। अब देखो यहाँ से आपको कुछ चीजें नोटिस करना है, आपको कुछ नोट कर लो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए बोर्ड 2024 के लिए। क्या कि देखो पहले चैप्टर में आपने देखा कि रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, दूसरे चैप्टर में आया देखो आपका, इसमें आपका लवण, जो आप 4 या 5 लवण पढ़ते हो, इस सभी लवण के निर्माण की विधि, रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, और रासायनिक अभिक्रिया, और साथ ही इनका उपयोग, और एक और चीज भौतिक गुण, ये अगर 4 चीजें आपको याद हैं, जो भी आप 4 या 5 पढ़ते हो लवण, देखो आप साधारण लवण पढ़ते हो, सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हो जो आपका है खाने वाला सोडा, फिर सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हो, धामन सोडा, फिर आप प्लास्टर पेरिस पढ़ते हो, ठीक है, जो जिप्सम पढ़ा होता है। तो ये जो आप लवण पढ़ते हो और एक विलयनजक चूर्ण पढ़ते हो, ये जो 5 लवण आप पढ़ते हो, इन 5 लवण के अगर आपको ये इतनी चीज याद है, निर्माण की विधि, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक गुण और उपयोग, तो इन्हीं से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ये कंफर्म है कि पांचों में से एक लवण का तो पक्का ही पूछेगा। तो ये देखिए सभी पीओक्यू में सभी हर साल कुछ ना कुछ पूछा गया है, जैसे यहाँ पर आपको देखिए विलयनजक चूर्ण के निर्माण की विधि पूछा गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे से पूछे जाते हैं। तो इस कोई भी आप टॉपिक में से छोड़ेंगे नहीं, सभी को एक बार देख लें, ठीक है, हालांकि आपका रिविजन हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं, अब क्या करा है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 m है, इस विलयन का पीएच मान बताइए, विलयन अम्लीय हो या क्षारीय। तो क्या आपको सांद्रता दिया, क्या दिया सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता दिया कितना आपको, ये सांद्रता दिया। अब पीएच मान कैसे निकलता है, तो देखिए पीएच मान का सूत्र होता है पीएच बराबर होता है माइनस log की बेस 10 और H+ की सांद्रता, यही होता है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर पीएच बराबर निकालेंगे तो माइनस log की बेस 10, अब देखो H+ की सांद्रता को कितना दिया 10, यहाँ क्या लिख देंगे 10, H+ सांद्रता कितना लिख देंगे 10। अब ये बताओ log 10 का मान कितना, तो log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ से आपका जो पीएच मान होता है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका log 10 मान कितना होगा 1, तो ये आपका आ जाएगा, कितना जाएगा 1, तो इसकी जो पीएच मान आ गया कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। यहाँ पर आपका जो पीएच मान आया 1, और ये बताओ पीएच मान अगर 1 है तो क्या होगा अम्लीय। तो याद रखो अगर आपका पीएच मान जो होता है, पीएच मान वो 7 से कम है, 7 से कम है तो यह क्या होता है अम्लीय। अगर यहीं पर पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्या कहा जाता है क्षारीय, यानी देखो 7 से कम है तो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक हो जाए तो आपका हो जाता है क्षारीय, और अगर 7 है तो ये आपका होता है उदासीन। कैसा होता है उदासीन, अगर 7 कैसा होता है उदासीन, इस बात को आप ध्यान, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा,
1 बिलियन में H प्लस की सांद्रता की मात्रा यानी सांद्रता यदि आपको 4 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब बिलियन की प्रकृति भी बताइए कि अम्लीय की क्षारीय या उदासीन। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वहीं पर आपको H प्लस की सांद्रता दिया है, देखिए यहाँ पर आपको H प्लस की सांद्रता दिया, कितना दिया है, तो देखो H प्लस सांद्रता आपको दिया है 4 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ के रहा है पीएच मान, तो पीएच मान का आपको वही सूत्र लगाना होगा, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 और फिर यहाँ पर 4 × 10⁻⁴ अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ लॉग की बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए। देखो अगर आपका लॉग m इंटू n है मतलब गुणा में, तो ये आपका सॉल्व करते हो हो जाता है लॉग m प्लस लॉग m प्लस लॉग n, ये हो जाता है। अगर यहीं पर आपका कुछ ऐसे लॉग m की पावर यानी घात में, तो ये आपका हो जाता है देखो n लॉग m, ये आपको पता होना चाहिए लॉग को सॉल्व करने के लिए। लॉग अगर m इंटू n है तो ये हो जाता है लॉग m प्लस m हो जाता है, और वही घात में तो आगे आ जाता है, कहाँ आता है। अब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या होगा, आपका पीएच बराबर यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस का अगर इसके साथ देखिए दोनों गुणा में, तो दोनों को अलग करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग की बेस 10 4, और यहाँ देखिए प्लस होगा और यहाँ पे लॉग है इसलिए अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस लॉग की बेस 10 और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो log की बेस 10 4 का मान कितना, log की बेस 4 होता है, इसका मान आपका होता है पीएच बराबर, ये आपका मान होता है 0.06। आपका ये क्या होता है, देखो ये होता है 0.60, कितना होता है 0.60, आपका किसका होता है log 4 का मान, log 4 मान 0.60, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या आता है प्लस। अच्छा तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे आप माइनस लॉग, ये अच्छा ये बताओ आप देखिए यहाँ माइनस चला लिख देते 10⁻⁴। अब देखिए ये अभी आप बताओ यम की घात n के रूप का है कि नहीं, यम की घात n, देखो अगर यम की घात n का रूप होता है तो ये आपका कहाँ चला आगे, यानी ये आपका आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा पीएच बराबर हो जाएगा माइनस 0.60। अभी माइनस देखिए पहले से है, यहाँ माइनस प्लस, ये माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस 4 इंटू लॉग की बेस 10, लॉग की बेस 10 एंड 10, लॉग की बेस 10 और फिर 10 आपका है 10 की आपका हो गया यहाँ देखिए इसका लॉग की बेस 10 होता है, ये बेस में 10 लिखा था फिर 10 घात वाला था तो ये लिखा है। अब log की 10 का मान अभी आप पीछे देखें तो कितना होता है 1 होता है, तो अगर इसका मान 1 रख दोगे तो देखो पीएच मान क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा माइनस 0.60 प्लस 4 गुणे 1, क्योंकि log 10 मान 1 होता है, इन दोनों बीच क्या है गुणा, 4 गुणा 1 हो जाएगा। अभी क्या हो गया आपका देखो पीएच मान आपका क्या हो गया माइनस 0.60 प्लस 4, कितना हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे आप 4 में से 6 घटा दो, क्योंकि देखिए माइनस ये प्लस है, 4 में से 0.6 घट जाएगा क्या आएगा, ये पीएच आपका आ जाएगा 3.40, इतना आपका मान, यस तो पीएच मान कितना आएगा 3.40, यही आपका होगा इसका पीएच मान जो सांद्रता दिया। अब ये बताओ ये 7 से कम है क्या, अगर 7 से कम है इसका मतलब ये कैसा होगा, यह आपका होगा अम्लीय, कैसा होगा अम्लीय, अगर ये 7 से ज्यादा होगा कैसा होता है क्षारीय, समझ आएगा। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आने चाहिए, यहाँ पर ये लॉग का थोड़ा सा इस थ्योरी को याद कर लो, ये आपको जरूरी है, इसके बिना आपको सॉल्व करने नहीं आएगा अच्छे से, और दूसरी आपको सिंपल सा मान रख जाना और हल करके चले जाना, सिंपली आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बिलियन का पीओएस का मान 6 हो तो उसके पीएच मान की गणना, पीओएस मान कितना है 6, तो उसके पीएच मान की गणना करो। तो देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पीएच प्लस पीओएस का मान जो होता है वो कितना होता है सदैव 14, क्यों, क्योंकि पीएच स्केल पर मात्र 14 पैमाना ही होता है, पैमाने में तो 14 तक ही होता है, तो आपका पीएच और पीओएस मिला क्या होता है 14। अब ये बताओ यहाँ पे पीओएस मान आपको कितना दिया है 6, पूछ के रहे पीएच मान, यानी यहाँ पर देखोगे पीएच प्लस पीओएस मान कितना दिया है 6, यहाँ क्या लिखते हैं 6 बराबर कितना होता है 14 के, तो बराबर क्या करते हैं 14। अब आप ये बताओ 6 इधर है, इसको पछाने का तो इस तरफ, तो क्या हो जाएगा पीएच बराबर हो जाएगा 14 - 6,
क्यों? क्योंकि इधर प्लस था, बराबर इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब 14 में 6 जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा पीएच बराबर 8, यानी यहाँ से पीएच मान आपका क्या आ गया 8। तो बस आपसे यही पूछा है कि पीएच मान होता है तो पीएच आपका 8 है। अच्छा तो पीएच अगर 8 है कि अम्लीय होगा कि क्षारीय, वो क्वेश्चन वाला नहीं पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर इसका पीएच मान 8 है कैसा होगा, ये आपका होगा क्षारीय। कैसा होगा क्षारीय। तो हर एक चीज को आप जानते रहो, कुछ भी उसमें से पूछे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर सामान्यतया धातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, ऐसी कौन सी धातु है जिससे निर्मित ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति रखता है। तो देखो क्या, इसको आपको समझना है एकदम अच्छे से। देखो जो धातुएं होती, धातुएं सामान्यतः सामान्यतः आपका कैसा बनाती है, सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कैसे बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कैसा ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। लेकिन फिर कह रहा है ऐसी कौन सी धातु है जिससे निर्मित ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति रखते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों। अच्छा ये बात याद रखो, धातुएं कभी भी अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाती, धातुएं कभी भी अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाती। हाँ अम्लीय क्षारीय प्रकृति रखती हैं, यानी उभयधर्मी। अम्लीय क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी। तो कुछ धातुएं क्या करती हैं, उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। कैसा, उभयधर्मी। जैसे आपका एग्जांपल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो धातु है यह अम्लीय गुण अर्थात क्षारीय गुण दोनों गुण दर्शाने वाले ऑक्साइड बनाता है। इसका ऑक्साइड आपका एक ही ऑक्साइड होता है Al2O। क्या होता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, और बाकी समानता जितनी धातुएं क्या होती है क्षारीय ऑक्साइड ही बनाती है। इस बात का ध्यान रखें कि जितनी धातुएं लगभग सभी क्या होती है क्षारीय बनाते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं जो अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शित ऑक्साइड बनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक धातु मृदु है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ये आपको लगेगा ये क्या दे दिया, लेकिन अगर एक बार आप उसे ध्यान से पढ़ लो तो सब कुछ दिया उसने। कहा एक धातु मृदु है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, यह धातु तन सल्फ्यूरिक अम्ल से किया करके कौन सी गैस निर्मित करती है। यानी देखो नॉर्मली अगर आप ध्यान से दो तो उसमें क्या होता है कि कोई भी धातु हो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से किया जाता है हाइड्रोजन के साथ करता है, लेकिन यहाँ पर आपको बता रहा है यह मृदु धातु है। तो आप बताओ वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वह धातु आपकी है जो मृदु धातु है। मृदु धातु वो क्या होती है, वो आपका होता है सोडियम। यानी सोडियम धातु को आप चाकू से भी काट सकते हो, इतना सॉफ्ट है, इतना मृदु होता है, इतना आपका कम कठोर होता है कि आप इसे चाकू से भी काट सकते हो। तो वही बात है, सोडियम होगी कौन सी धातु हो गई। अब यह क्या करता है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो एक काम करो, आप सोडियम की क्रिया करा दो किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4। अगर आप सोडियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दोगे क्या है, देखो यहाँ से क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और बना देता है क्या, सोडियम सल्फेट। क्या कहता है, सोडियम सल्फेट, और साथ ही इसके निकल जाता है कौन, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है। और यही आपसे पूछा है कि कौन सी गैस निर्मित करता है। तो कौन सी गैस निर्मित कर रहा है, यह आपका निर्मित कर रहा है हाइड्रोजन। तो याद रखो आपका वह धातु कौन है जो मृदु होता है, तो आपका सोडियम है, और सल्फ्यूरिक के साथ कौन सी क्रिया करके कौन सी गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस। सोडियम धातु है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस बात को याद। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेफाइट अधातु होने पर भी विद्युत का चालन प्रदर्शित करता है, क्यों, कारण समझाइए। देखिए आपको पता है जितनी धातुएं विद्युत को सुचालक होती है, जबकि जितने अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन आपका जो ग्रेफाइट या अधातु होने पर भी विद्युत का चालन प्रदर्शित करता है, तो इसका क्या कारण है। देखिए इसका सिंपल सा कारण है, इसका कारण ग्रेफाइट की संरचना यानी ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो याद रखिए ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, यानी एक्चुअल में जो ग्रेफाइट, देखो कुछ बेसिक चीजें आप जान लो। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन
ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है? ग्रेफाइट आपका ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप है। अब जानते हो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन से? देखो यहाँ पर बता दें, आपका जो कार्बन होता है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। पहला आपका होता है सबसे कठोर भाग हीरा, दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट, और एक और होता है जिसका नाम होता है फुलेरिन। फुलेरिन, ये 3 अपर रूप होते हैं। तो आपका ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? कार्बन का। इसकी संरचना में आपका कार्बन, देखिए जो कार्बन होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण 4 बंध बनाता है, यह चतुष्क संयोजकता होता है। कैसी संयोजकता कहते हैं? चतुष्क संयोजकता। इसकी संयोजकता कैसे होती है? चतुष्क, यानी इसकी संयोजकता 4 होती है, लेकिन ग्रेफाइट में इसकी संरचना आपका क्या होती है? खस्त कोणीय होती है, खस्त फल की होती है, जिसके कारण देखो होता है इसमें ग्रेफाइट संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए इस प्रक्रिया से इस ग्रेफाइट की संरचना होती है, ऐसे। फिर आपका यहाँ से देखिए इस प्रकार से संरचना होती है। यानी यहाँ पर अगर ध्यान से देखो आप, एक कार्बन जैसे यहाँ पर, यहाँ कार्बन की बात करें, देखो अगर यहाँ की कार्बन का बात करें तो ये कार्बन देखिए एक इधर से बांध बनाया, एक इधर से बांध बनाया, एक इधर से बनाया, यानी 3 बांध बनाया। कितने बंध बनाया? 3। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन देखिए 3 बंध तो बना लेते हैं, लेकिन जो चौथा होता है ये आपका मुक्त हो जाता है। चौथा क्या होता है? मुक्त हो जाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इसकी क्रिस्टल में क्या करता है? आवेशों का प्रवाह करता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो याद रखो ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब इसका कारण क्या लिखोगे? ग्रेफाइट की संरचना में कारण क्या लिखोगे? ग्रेफाइट की संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता जो आवेशों का प्रवाह करता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका कारण यही है कि ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार होती है कि उसमें कार्बन मात्र 3 इलेक्ट्रॉन बांध बनाने में भाग लेते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो विद्युत धारा का चालन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये चीजों को भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितने अपर रूप होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में क्या करा? सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं। कारण बताइए, उपरोक्त प्रक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। 2018 में क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, अब बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी आपका H2SO4 में करा जिंक डालने पर, मान लो आप इसमें क्या डाल दो? जिंक। यह क्या करता है? हाइड्रोजन गैस प्रतिस्थापित करता है, यानी यहाँ से आता है आपका ZnSO4 प्लस S2। जबकि यहीं पर अगर हम इसके साथ पर सिल्वर डाल दें सल्फ्यूरिक अम्ल में, इसमें से कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। इसमें कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, ना हाइड्रोजन निकलता है, ना यहाँ पर सिल्वर सल्फेट बनता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक धातु को डालने पर हाइड्रोजन निकल रहा है, दूसरे धातु को डालने पर हाइड्रोजन नहीं निकलता? तो इसका कारण होता है तत्वों की क्रियाशीलता, यानी अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से या उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, जबकि कम क्रियाशील तत्व अपने से अधिक क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता। यही कारण है। तो देखो आपका जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन को विसर्जित कर देता है, जबकि सिल्वर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता। और ये चीज आप पढ़ते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी। किसमें पढ़ते हो? विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होता है उसमें आपको पता होता है कि सभी तत्वों का एक निश्चित क्रम होता है। सभी तत्व क्या होता है? एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, और इन सभी का क्रम होता है जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है ऊपर होता है, जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो नीचे होता है। तो अब कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता, जबकि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है।
तो आपको अगर विद्युत रसायन श्रेणी याद है तो उसमें आप पूरा इसको देख सकते हैं। तो विद्युत रसायन श्रेणी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको विद्युत रसायन श्रेणी याद कर लो, उसका सिंपल सा ट्रिक भी हमने बता रखा है ताकि आप वो आसानी से याद रखो। तो उसका आपका डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखो संतृप्त क्या होते हैं, आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखो वे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। कैसा बंध होता है, एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कहलाते हैं, यानी याद रखिए कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपका होता है एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये आपका क्या होता है, एल्केन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें एकल बंध होता है। जबकि आपका असंतृप्त में क्या होगा, अब आप लोग असंतृप्त कुछ बता दो, असंतृप्त। तो असंतृप्त क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, एकल बंध के अलावा द्विबंध या त्रिबंध, यानी इसमें जो कार्बन कार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, द्वि या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। कार्बन कार्बन बीच क्या होता है, द्वि या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, तो आपका क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल होता है एल्कीन, जिसका समान सूत्र क्या है, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n, और एक दूसरा होता है एल्काइन, जिसका समान सूत्र क्या होता है CnH2n-2। ये एल्किन और एल्काइन आपके जो है ये आपके असंतृप्त होते हैं, जबकि एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके महत्वपूर्ण थे जो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में आप जब कार्बन पढ़ते हो आप, तो इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि इसमें एल्किन और एल्काइन क्या होते हैं, आपके असंतृप्त होते हैं, जबकि एल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में क्या देखिए, मेथॉक्सी एथेन पेंट टू इन को संरचना IUPAC के अनुसार क्या होगी। देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर आपका होगा मेथॉक्सी एथेन तथा पेन टू इन की संरचना IUPAC के अनुसार लिखिए। तो मेथॉक्सी एथेन क्या होता है, देखिए मेथॉक्सी एथेन, अच्छा तो मेथॉक्सी एथेन इसमें ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सी क्या होता है, ऑक्सी आपका होता है ईथर, क्या होता है, ईथर। अब इसमें ईथर में क्या होता है, देखो आपको पता है ईथर का जो होता है वो होता है सिंबल से, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं कार्बन, से दोनों जुड़े होते हैं, यानी बीच में क्या होता है ऑक्सीजन और दोनों तरफ क्या होता है कार्बन। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होगा बीच में और दोनों तरफ क्या होगा कार्बन। देखो यहाँ पर लिखा है मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मतलब एक कार्बन का, मेथ होता है यहाँ पर होगा CH3, और एथेन मतलब होता है दो कार्बन, तो यहाँ पर होगा CH2CH3। तो ये आपका है मेथॉक्सी एथेन का सूत्र। देखो इसमें आपके दो कार्बन है, एक कार्बन है, और इसका नामकरण सिंपल होता है, कम कार्बन वाले के साथ ऑक्सी जुड़ता है, अधिक कार्बन वाले को एल्केन के रूप में लिख देते हैं। तो कम कार्बन का मेथ था, मेथॉक्सी जुड़ गया, जबकि ये आपका जो एथेन था अधिक कार्बन वाला था, इसको नॉर्मल एल्केन। ठीक है, इसी प्रकार आपको कहा पेंट टू इन, इसका पेंट टू इन, पेंट क्या है, कार्बन की संख्या, तो पेंट मतलब होता है 5, तो 5 कार्बन बना लो, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब इसे करा है टू इन, मतलब आप किस नंबर, या तो इस नंबर को इधर से, अगर इस नंबर का होगा देखो 1 2 3 4 5, तो टू इन, टू मतलब होगा दूसरे पर आपका इन होता है डबल,
इन मतलब डबल बॉन्ड, दूसरे पर डबल बॉन्ड, बाकी सभी के साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब इसके साथ आप क्या लगा दिए, हाथ देखिए यहाँ पर आपको लगा CH3, यहाँ लगा CH2, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। ये आपका किसका होगा, पेंट टू इनके संरचना। तो IUPAC आपका देखिए दोनों तरह जाता है, कभी आपको दे देता है ये आपका दे देगा इस प्रकार का संरचना देगा तो कहेगा नाम बताइए IUPAC नाम, और कभी IUPAC नाम दे देता है तो कहता है इसकी संरचना बना। तो आपको दोनों आना चाहिए, संरचना से IUPAC नाम भी लिखना आना चाहिए और IUPAC नाम से संरचना भी लिखना आना चाहिए। तो दोनों तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, दोनों को पता होना चाहिए। अब यह आपका जो IUPAC ये वाला IUPAC जो होता है, IUPAC का जो आपका संरचना होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए IUPAC इसका जो नामकरण ये बहुत महत्वपूर्ण, आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और ये कंफर्म है कि 2 नंबर का पूछा जाएगा, या 2 से ज्यादा पूछा जाता है, कम भी पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर का आपका कंफर्म है कि पूछा ही जाता है। तो इसलिए आपको IUPAC नामकरण अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको IUPAC नामकरण में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो हम एक सेपरेट वीडियो में पूरा IUPAC नामकरण पढ़ाया है, जाकर उसे आप देख लीजिए, उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब इस चैनल पर आपको पूरा प्रिपरेशन कराया जा रहा है सब्जेक्ट का, तो चैनल पर अगर बढ़िया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि सजातीय श्रेणी क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा एकदम सिंपल होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें एक निश्चित अंतर होता है, देखो होता है सजातीय श्रेणी, क्या सजातीय श्रेणी, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर का या अणुभार 14 का अंतर हो क्या अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। याद रखिए इसमें सिर्फ CH2 का अंतर होता है और किसी का भी अंतर नहीं होता है, CH2 का अंतर होता है या अणुभार 14 का अंतर होता है, जिसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, यानी इससे कितना ज्यादा, एक कार्बन ज्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए 4, यहाँ पर 6, यानी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर देखोगे इन दोनों के बीच ये अंतर हो गया। अब से अब इन दोनों के बीच अगर देखो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ कितना 3 कार्बन, यानी 2 और यहाँ 3, इसका मतलब यहाँ पर कितना, एक कार्बन। यहाँ देखो 6 आपका है, यहाँ पर कितना है 8, तो 6 और 8 यानी अंतर कितने का है आपका 2। इस प्रकार अगर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका H2 का ही अंतर है, CH2। तो इनमें अंतर किसका, CH2 का, और CH2 का अणुभार कितना होगा 14, देखो कार्बन होता है 12 और 2 हाइड्रोजन कितना होगा 2, टोटल कितना होगा 14। तो आपका अणुभार 14 या फिर CH2 का अंतर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, अणुभार 14, इसी का अंतर होता है, इस प्रकार बोलते हैं सजातीय श्रेणी, और किसी का प्रकार इसमें चेंज नहीं होता। अब देखो ये बात तो यहाँ समझ आई, लेकिन कभी कभी यहाँ पर देखिए कुछ एक चीज और लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है CH3OH, यहाँ लिखा आपका C2H5OH C3H7OH C4H9OH। अब देखिए इसमें आपका एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक क्या है OH यानी एल्कोहल, लेकिन इन दोनों के बीच या 2 यौगिकों के बीच देखिए आप यहाँ ध्यान से जो अंतर है वो कितना है, CH2 का ही अंतर, किसका अंतर है CH2 का। इसका मतलब ये भी एक रासायनिक मतलब ये क्या है, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी में सिर्फ CH2 का अंतर होता है और किसी भी चीज का अंतर नहीं होता। क्रियात्मक समूह सेम होता है आपका, अगर बांड है तो बांड भी सेम होगा, सभी सेम होता है, बस इसमें CH2 का अंतर होता है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। समझ आ गया, चल अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस खत्म हो गए, इतने ही क्वेश्चन थे। देखिए
यहाँ सजाती श्रेणी आपका चैप्टर 4 यानी ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल आपका जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके सफिशिएंट थे, सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये सभी क्वेश्चन के साथ साथ जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उस टॉपिक को भी आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। आपका यहाँ तक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 तक हर एक टॉपिक को अच्छे से देखा, समझा और उसको सॉल्व किया। तो अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी केमिस्ट्री में। और जितना आप हमको बताया है उन सभी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सभी अगर टॉपिक आप कवर कर ले रहे हैं तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको यहाँ पर एक वन शॉट हम बता दे रहे हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है वन शॉट रिवीजन। देखिए ये क्या है आपका वन शॉट रिवीजन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखो। आपका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो आपका क्या है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण तथा अब उल्टा मतलब क्या सीधा नहीं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में क्या इंपॉर्टेंट है देखो, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे हमने संयोजन किया, वियोजन किया, प्रतिस्थापन किया, विघटन किया पड़ा, ये सभी अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, संतुलित करना यानी आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना अच्छे से आना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया पहचानना, यार कि आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पहचानना आना चाहिए और रेडॉक्स को जो पढ़ते हो यानी रेडॉक्स अभिक्रिया आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आपका पहले चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर आपका देखते हैं दूसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर सेकंड जो है आपका अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार लवण में तो अम्ल क्षार लवण में आपको देखो सबसे बेसिक चीज तो ही अम्ल पूरा पढ़ लो, उसके बाद क्षार और लवण, ये तीनों में देखिए आपका अब ऐसा नहीं कि चैप्टर नाम लिखेगा सब पूरा लिख के देखिए। अम्ल का मतलब आपका प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अम्ल के उपयोग इतना पता होना चाहिए। उसके बाद क्षार में भी आपको वही प्रबल अम्ल, दुर्बल प्रकार, इनकी परिभाषा और उपयोग और साथ ही लवण। लवण में आपको बताया कितने 5 लवण है, पांचों लवण का जो आपको बताया है रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक गुण, उपयोग और इनके निर्माण की विधियां, इतना आपको पता होना चाहिए। और तीसरा इसमें एक और चीज है पीएच मान निकालना, पीएच मान निकालना, क्या निकालना पीएच मान निकालना। तो इतना चीज आपको चैप्टर 2 में पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3। अब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 में क्या आपको याद रखना है, तो चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है धातु, अधातु तथा उपधातु, उपधातु। इसमें देखिए आपको सिंपल सा धातु, अधातु, उपधातु के क्या सबसे पहले इनके पास गुण, इनके गुण में दोनों गुण, भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण, ये दोनों गुण आपको पता होना चाहिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इनका उपयोग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उपयोग। ठीक है, और इसके कुछ आपके क्या होते हैं, सिंपली से रासायनिक जो क्रिया है तो स्पेशल या फिर उपयोग के बाद आप एक चीज और याद रखो कि जो धातु होते हैं इनके पहचानने का, तो आपको कम से कम कुछ धातुओं को याद होना चाहिए। कुछ धातु के जो आपके परमाणु क्रमांक तथा पहचान याद रखो। कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है कि निम्न 4 ऑप्शन आपको देगा, उसमें क्या है, निम्न में कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, कौन उपधातु है, या इनमें से कौन धातु नहीं है, कौन उपधातु नहीं, या कौन अधातु नहीं। तो इस प्रकार आपको पहचान भी आना चाहिए। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ती है, कभी कभी परमाणु क्रमांक भी पूछ लेता है, लेकिन छोटी सी पूछता है, आपको परमाणु क्रमांक भी पूछता है, ये भी चीज आपको पता। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3। और चैप्टर 4 जो लास्ट है आपका, चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले बात आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, IUPAC नामकरण पता होना चाहिए। IUPAC नामकरण। दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए? इसमें आपको पता होना चाहिए कार्बन के महत्वपूर्ण जो आपके वर्गीकरण मतलब आपने अभी देखा संतृप्त, असंतृप्त, एल्केन, एल्केन, एल्काइन, यानी बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक चीज पता होना चाहिए। और फिर इसमें आपको जो एक दो चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे एथिल एल्कोहल पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? एथिल एल्कोहल, तथा एक और चीज पढ़ाया जाता है आपको, एसिटिक अम्ल पढ़ाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल। इन दोनों के भी भौतिक रासायनिक गुण और निर्माण की विधि पता होनी चाहिए। इनके क्या क्या देखिए, इनके आपको पहले सबसे पहले आता है निर्माण की विधि, फिर भौतिक गुण, और फिर रासायनिक लास्ट में आपको क्या बताना चाहिए? इसका रासायनिक गुण। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसका, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर केमिस्ट्री में इतना कर ले गए जो यहाँ पर आपको बताएं, ये चैप्टर 2 में देखिए, चैप्टर 1 में इतनी चीजें, चैप्टर 2 में ये, और चैप्टर 3 में इतना, और ये इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जितना है सफिशियंट है, इतना आप तैयार कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट हमें बताइए, हम उसको फिर से एक बार इसका रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपका प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर चलता रहेगा, और साथ ही आगे आपका महामैराथन क्लास भी होगा, जिसमें आपको पूरा एक तरफ से मतलब जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उनको कराया जाएगा, जैसे आपके आज कराया गया। इस प्रकार के और भी जरूरत पड़ने पर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, तो पहले पढ़िए, देखिए, आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट में हमें बताइए, सोल्यूशन जरूर। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने आज केमिस्ट्री कंप्लीट किया, इसी प्रकार हम बायोलॉजी और फिजिक्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों से अपने तैयारी अच्छे से कर सकते। अगर ये आपको पूरा PDF फॉर्मेट में चाहिए जो यहाँ पर पढ़ा है, तो JP साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।